चलिए, गुड मॉर्निंग। आज इस टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हाँ उसमें जो टर्म यूज होते हैं उसका मतलब क्या है। जैसे आपको समझना होगा कि हाँ सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर और यूजर। तो ये तो आपको पता होगा कि हार्डवेयर जितने आपके इनपुट और आउटपुट या स्टोरेज डिवाइस लगे होते हैं उन्हीं को हार्डवेयर कहा जाता है। तो ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमें समझना है कि हाँ सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ओके, जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम 1 है, ये प्रोग्राम 2 है और ये प्रोग्राम 3। मैंने 3 प्रोग्राम लिखा। अब इन्हीं तीनों प्रोग्राम को जब आपस में आप कंबाइन कर देते हैं तो जो कंबाइन नया एक प्रोग्राम बनता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ इन दीज 3 प्रोग्राम्स होगा, इसी को अब क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। मीन्स सॉफ्टवेयर कुछ और नहीं है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे, उसी को कहा जाएगा सॉफ्टवेयर। जैसे अगर मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर की बात करता हूँ तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर। अब वीएलसी मीडिया प्लेयर में हुआ क्या कि म्यूजिक सिंपल ऑडियो प्ले के लिए अलग ट्यूनिंग की गई, वीडियो प्ले के लिए अलग किया गया होगा कोडिंग, वॉल्यूम एडजस्टमेंट इसके लिए अलग से प्रोग्राम लिखा गया होगा। इसी तरह कई सारे फीचर्स होंगे उसमें। अब सारे प्रोग्राम अलग अलग लिखे गए होंगे और सबको कंबाइन जब किया गया होगा तो वही क्या एक सॉफ्टवेयर बना गया होगा और उस सॉफ्टवेयर में इसने क्या नाम दिया होगा, वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम की डिफिनीशन क्या होती है कि प्रोग्राम में कई सारे स्टेटमेंट आप लिखते हैं और हर स्टेटमेंट को इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। तो प्रोग्राम की डिफिनीशन क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज सॉफ्टवेयर, सॉरी प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स नोन एज सॉफ्टवेयर। तो जब इंस्ट्रक्शन को हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमारा प्रोग्राम बनता है, और जब हम प्रोग्राम को कंबाइन कर देते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है। इस सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर टाइप की बात किया जाए सॉफ्टवेयर की तो 2 तरह के सॉफ्टवेयर बनाए गए। पहला था आपका एप्लीकेशन और दूसरा था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स वो सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाने के लिए बनाया गया होगा, उसी को क्या कहा गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे समझिए एग्जांपल के, अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन करना तो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपका एक सॉफ्टवेयर बनाया गया एमएस वर्ड, जिसपे आप कोई भी मैटर राइट करते हैं और उसको किसी भी फॉन्ट में राइट कर सकते हैं, उसे बोल्ड करना हो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना हो इटैलिक कर सकते हैं, साइज एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 12 साइज चाहिए तो 12 रख सकते हैं, 26 चाहिए तो 26 करेंगे। सेम वैसे ही सपोज आपको पीपीटी तैयार करना है, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बना के दिया गया
कि आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल कीजिएगा। आप पावर पॉइंट के थ्रू पीपीटी डिजाइन कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, तो वही चीज एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ठीक है, आप जो सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं जो वही काम करेगा जिसके लिए वो बनाया गया है, उसी को कहा जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे अगर हमें म्यूजिक सुनना था तो म्यूजिक सुनने के लिए कई सारे म्यूजिक प्लेयर्स बनाए गए, जैसे विंडो मीडिया प्लेयर, एमएक्स प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर केवल म्यूजिक ही प्ले कर सकते हैं, आइदर ऑडियो और वीडियो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी म्यूजिक प्लेयर में दो म्यूजिक अगर आप एक साथ ऐड करेंगे तो ये नहीं कि दोनों को ऐड करके वो नया म्यूजिक क्रिएट करेगा, ये काम नहीं करेगा। इसका काम है केवल कि अगर आप म्यूजिक इसमें ऐड करते हैं तो उसे केवल प्ले कर सकता है आइदर इन ऑडियो फॉर्मेट और इन वीडियो फॉर्मेट। तो जिस टास्क के लिए बनाया जाएगा केवल वही काम करेगा, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेगा। तो वही चीज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए बनाए गए, उन्हीं को कहा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के लिए आपने बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे जैसे व्हाट्सएप, वेब ब्राउजर जिस पे आप साइट ओपन करते हैं, म्यूजिक प्लेयर्स, नोटपैड, एमएस ऑफिस जिसमें सब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे आते हैं। इन्हीं सबको क्या कहा गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा गया। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, जैसा कि नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स आपका सिस्टम तब आप यूज कर पाएंगे जब उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले सिस्टम को स्टार्ट करने का काम करता है, और सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या कहता है कि अगर सिस्टम में आपका ओएस होगा तभी आपके सिस्टम किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ओएस नहीं है तो वो जस्ट एक आपका बॉक्स है, उस बॉक्स को किसी और काम के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास अगर यूज करना है आपको, तो सबसे पहले उसमें ओएस इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, अगर ओएस नहीं है तो आप इस सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं और किसके बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यूजर एंड हार्डवेयर। इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू रन एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन की बात करें जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, क्या कहता है ये कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर हूं जो सबसे पहले इंटरफेस प्रोवाइड करूंगा यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ऐसे समझिए, अगर आप कीबोर्ड और माउस या कोई भी आउटपुट स्क्रीन या प्रिंटर स्कैनर कुछ भी आप यूज करना चाहते हैं, ओके, यूज करने का मतलब यूजर अगर हार्डवेयर को यूज करना चाहता है तो 100% यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। क्योंकि अगर कीबोर्ड माउस यूज करना है, उससे अगर आप काम करना चाहते हैं तो सिस्टम का ऑन होना जरूरी है, और सिस्टम ऑन तभी होगा जब उस सिस्टम के अंदर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अब सिस्टम ऑन होने के बाद हम कोई ना कोई काम करेंगे। जैसे अगर मैं वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वेब ब्राउजर आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
वो आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपका सिस्टम ऑन होगा, और सिस्टम ऑन होगा तो 100% सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मींस अगर ये ऑन करेगा सिस्टम तभी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर पाएंगे, अगर नहीं सिस्टम ऑन होता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे समझिए, आपके अगर सिस्टम में ओएस था और कई सारे आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे अगर आपके पास वेब ब्राउजर है, कोई गेम है, सपोज कोई एनएफएस गेम है आपके पास, आप उसी में एमएस ऑफिस का डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, आपने पाइथन का सॉफ्टवेयर भी डाल रखा है, टर्बो सी डाल रखा है, ये सारे के सारे अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रखा है। आप सॉफ्टवेयर तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये सिस्टम ऑन होगा। सपोज अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया इस सिस्टम का, तो ये सारे एप्लीकेशन आप तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक उस करप्ट सिस्टम को सही ना किया जाए। तो वही चीज है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका इंटरफेस प्रोवाइड करता है और साथ साथ प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसी सीरीज में आगे आपको जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कहा जाता है कि ये भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो इसकी भी डिफिनीशन सेम वही होती है जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। इसका मतलब अगर सिंपली अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो ओएस प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर and also provide a platform to run application software। सेम वही डिफिनीशन है जो आप अभी मैंने डिस्क्राइब किया सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। ओके, यहाँ पे अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन किया है मैंने। सपोज आपके पास कई यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, जो इस सिस्टम को यूज करना चाहते हैं। हम सिस्टम की बात करें तो या तो उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे इंस्टॉल होंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल होंगे? ओएस के ठीक है अंदर ही इंस्टॉल होंगे। मींस जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया होगा वही ठीक है उसी के अंदर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होगा। अब यूजर क्या यूज करना चाहता है? हार्डवेयर, तो 100% उसे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होके गुजरना पड़ेगा। मींस अगर यूजर हार्डवेयर को यूज करना चाहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी बेस किसने प्रोवाइड किया है? प्लेटफॉर्म किसने प्रोवाइड किया है? ओएस नहीं। तो अगर ओएस नहीं है तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। तो सिंपल एक आर्किटेक्चर है। यहाँ पे कई सारे यूजर हैं, अब डिपेंड करता है कि आपका ओएस सिंगल यूजर है कि मल्टी यूजर है। जैसे अगर मैं बात करूं सिंगल यूजर, जैसे आपके सिस्टम में मैक्सिमम विंडो 7 या विंडो 8 या विंडो XP, ये सारे एग्जांपल हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ये सारे आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर का मतलब जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो देखते होंगे कई सारे अकाउंट्स के ऑप्शन आते हैं, जैसे स्टूडेंट अकाउंट, एडमिन अकाउंट, गेस्ट अकाउंट, इतने अकाउंट्स आप बने होते हैं। आप किसी पर्टिकुलर अकाउंट से जब लॉगिन करते हैं तो अगर आपने स्टूडेंट से लॉगिन किया है तो उसी समय आप एडमिन से लॉगिन नहीं कर सकते। यूजर्स का मतलब ये नहीं कि कई सारे ठीक है यूजर्स एक ही सिस्टम पे काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। आपके सिस्टम आपके ओएस में कई सारे अकाउंट्स बने होते हैं और इन्हीं अकाउंट्स को क्या कहा जाता है? यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट। तो अगर ओएस
आपको केवल सिंगल अकाउंट से काम करने के लिए अलाउ करता है। मीन्स अगर आपने स्टूडेंट से लॉगिन किया है तो केवल स्टूडेंट से काम करेंगे। अगर आपको एडमिन में जाना है, एडमिन से लॉगिन करना है, तो आपको स्टूडेंट को लॉग आउट करना पड़ेगा। लॉग आउट करके आप एडमिन से काम करेंगे। ओके, इससे लॉगिन करेंगे। मीन्स एक समय पे केवल अगर एक ही यूजर से लॉगिन करने की फैसिलिटी दी जाए तो दैट इज नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आप एक ही समय में कई सारे जब अकाउंट से लॉगिन हो जाए, जैसे अगर मैंने स्टूडेंट से लॉगिन किया है तो अदर टर्मिनल पे अगर मैं एडमिन से भी लॉगिन कर जाऊं, मतलब एक ही समय पे दोनों अकाउंट से लॉगिन करूं, तो उसे कहा जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूनिक्स और लाइनेक्स दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिन्हें कहा जाता है मल्टी यूजर। लाइनेक्स या यूनिक्स आपको ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप एक टर्मिनल पे अगर रूट से लॉगिन हो गए हैं तो दूसरे टर्मिनल पे आप यूजर 1 से भी लॉगिन हो सकते हैं, स्टूडेंट से भी लॉगिन हो सकते हैं, या किसी और से भी लॉगिन हो सकते हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करता है कि आपका सिंगल यूजर है कि मल्टी यूजर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे टाइप्स होते हैं। तो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात किया तो क्या कहता है कि मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ साथ अगर यूजर और हार्डवेयर आपस में इंटरेक्ट करना चाहता है तो बीच में मैं इंटरफेस प्रोवाइड करूंगा। ओके, चलिए अब जानते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। थर्ड वन इज योर फाइल मैनेजमेंट। एंड फोर्थ वन इज योर मेमोरी मैनेजमेंट। मेनली यही 4 टास्क है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, हाँ कि रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। लेकिन अगर मैं 4 टास्क की बात करूँ जो मेन काम है उसका, फर्स्ट वन इज योर प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड वन इज योर डिवाइस मैनेजमेंट, थर्ड वन इज योर फाइल मैनेजमेंट एंड फोर्थ वन इज योर मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, चलिए एक एक बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स कि क्या आपका सिस्टम मल्टीटास्किंग है या सिंगल टास्क। मीन्स एक समय में कई सारे प्रोसेस उसमें रन कर रहे हैं या कोई सिंगल प्रोसेस रन कर रहा है। जैसे विंडो की बात करें, जब आप विंडो सिस्टम ऑन करते हैं तो कई सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में अपने आप चल रहे हैं, और उसके अलावा आप फोरग्राउंड में भी नया प्रोसेस रन कराते हैं। तो डिपेंड करता है, ठीक है, कि ओएस आपका सिंगल ठीक है प्रोसेसिंग है या मल्टी प्रोसेसिंग है, उसके हिसाब से ठीक है वो प्रोसेस को मैनेज करता है, प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस आपका पहले चलेगा, कौन फोरग्राउंड में चलेगा, कौन बैकग्राउंड में चलेगा। यही सब इसके अंदर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। और ये सब चेक या एग्जीक्यूट कौन करता है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस का मतलब हार्डवेयर जो आपके सिस्टम से अटैच है, चाहे इनपुट हो, चाहे आउटपुट हो, और चाहे स्टोरेज डिवाइस हो, सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर बात करें, जब भी आप कोई नया हार्डवेयर अटैच करते हैं सिस्टम से, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसे कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर।
डिवाइस ड्राइवर। जैसे अगर आप कोई प्रिंटर अटैच करते हैं अपने सिस्टम से, तो इस प्रिंटर का आपको एक ड्राइवर दिया जाता है, जो इस जिसे कह सकते हैं सॉफ्टवेयर दिया जा सकता है, जो इस प्रिंटर को अटैच करने का काम करता है, जिससे ओएस को पता चले कि हाँ आपके पास एक नया हार्डवेयर अटैच हुआ है, प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है। अब आप ठीक है, इसलिए मैसेज भी आता है रेडी टू यूज। जब आप पेन ड्राइव भी अटैच करते होंगे तो देखते होंगे मैसेज आता है, ठीक है, स्कैनिंग, ठीक है, स्कैन करता है एंड लिखता है डिवाइस इज रेडी टू यूज। ओके, ऑटो, ठीक है, ऑटो माउंट होता है, खुद से वो कनेक्ट कर लेता है, खुद से डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल करता है। तो वही चीज है, जितने ठीक है आप हार्डवेयर अटैच करते हैं सबके ड्राइवर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर्ली कनेक्ट है कि नहीं, ये सब किसके अंदर आता है? आपका डिवाइस मैनेजमेंट। अब बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में ठीक है आप देखते होंगे कई सारे फोल्डर्स होते हैं, कई सारे फाइल्स होते हैं, सब सही है कि नहीं, कोई ऐसा तो फाइल नहीं है जो करप्ट हो चुका हो। ओके, इसके साथ साथ फाइल पे परमिशन भी दी जाती है कि वो रीड ओनली फाइल है, कि उस पर आप रीड राइट दोनों कर सकते हैं या उसे एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। मीन्स रीड राइट एग्जीक्यूट ये तीनों परमिशन दी जाती है। तो किस फाइल को कौन सी परमिशन दी गई है, क्या उसे केवल रीड मोड में खोलना है कि उस पर रीड राइट दोनों ऑपरेशन हो सकते हैं, या आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल है उस फाइल को आप एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। यही किसमें आता है? आपका फाइल मैनेजमेंट। ओके, अब बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे, देखते होंगे कि हाँ बताता है आपका मोबाइल कि हाँ आपके मोबाइल में कितनी वैकेंट स्पेस है, कितना आपने ऑक्युपाइड कर लिया है। ये मोबाइल में तो कई सारे क्लीनर भी आते हैं जो कहते हैं कि आपका एक कैश मेमोरी या आपका रैम इतना फुल हो गया है, आप इसे बार बार क्लियर करिए ताकि आपके मेमोरी स्पेस अवेलेबल है और आपके सारे ऐप्स आसानी से चल सके। तो मेमोरी मैनेजमेंट ये सब कैलकुलेट कौन करता है कि कितना आपका ऑक्युपाइड है, कितना वैकेंट है, कौन सा, कई सारे मेमोरी है, रैम है, रोम है, ठीक है, आपके पास सेकेंडरी है, कैश मेमोरी है, कितना सब ऑक्युपाइड हो गया है, किसे आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये सब इसमें आता है मेमोरी मैनेजमेंट। और ये सब कैलकुलेट कौन करता है? सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये आपके मेनली फंक्शंस हो गए, इतने सारे फंक्शंस हैं। इसके अलावा और भी रिसोर्स मैनेजमेंट, कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को दिया जाएगा, कौन सा रिसोर्स आपको पहले फ्री करना पड़ेगा कि ताकि बाकी जो प्रोसेस है उनको ज़्यादा वेट न करना पड़े, स्टारवेशन कंडीशन में ना चले जाएं। वो सब किसमें आता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है। बहुत सारे शेड्यूल एल्गोरिथम होते हैं, कई सारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कई सारे एल्गोरिथम होते हैं जो ओएस में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ये खुद ही एक पूरा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो आगे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, हायर सेमेस्टर में, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्लेटफॉर्म के साथ आता है। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे वो CUI बेस्ड होते थे, मीन्स कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। और जो अब ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो GUI बेस्ड आते हैं, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? GUI की बात करते हैं, ग्राफिकल जो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम यूज करते हैं, चाहे विंडो हुआ, चाहे आप यूनिक्स में भी, यूनिक्स नहीं लिनक्स चाहे बात करें, उसमें भी आपको ठीक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया गया है। क्या होता है? अगर आप माउस हैंडलिंग कर सके, मीन्स सारा काम माउस से कर सके, जैसे अगर आपको फोल्डर बनाना होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप इधर राइट माउस पे एक राइट की होता है, इसे क्लिक जब करते हैं तो कई सारे ऑप्शन आता है और उसमें लिखा होता है एक ऑप्शन क्रिएट फोल्डर।
ओके। तो जिसमें पॉइंटिंग डिवाइस माउस काम कर सकता है, माउस से सारा काम हम कर सकते हैं, उसे कहा जाता है GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन इसके पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था जैसे यूनिक्स, यूनिक्स क्या है आपका CUI बेस्ड है, या MS DOS, MS DOS ये भी आपका CUI बेस्ड था। CUI को मींस कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, मींस आपका पॉइंटिंग डिवाइस मॉनिटर पे काम नहीं करेगा। ओके, आप कोई ऐसा डिवाइस माउस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीन्स कहीं भी क्लिकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो काम कैसे होता था, जैसे अगर आपको CUI में काम करना है तो पूरी ब्लैक स्क्रीन आपको दिखती थी, और उसी ब्लैक स्क्रीन पे आपको कमांड चलाने होते थे। जैसे अगर आपको फोल्डर भी बनाना है और या चेंज करना है, जैसे MD डिबे एंटर, ये आपका एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए कमांड है। मीन्स आप केवल और केवल कमांड से काम कर सकते थे। कमांड आपको याद होने चाहिए अगर आपको कोई काम करना है, एक तो आप कमांड के थ्रू ही कर सकते थे, कोई भी माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दैट इज नोन एज CUI बेस्ड मींस कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ओके, तो दो तरह के इंटरफेस प्रोवाइड किए गए थे, पहला था आपका CUI, दूसरा हो गया GUI। ठीक, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने जान लिया, अब हम अपने प्रोग्रामिंग की ओर आते हैं। ओके, मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है C लैंग्वेज। हिस्ट्री मैंने बताया था थोड़ा सा कि 1972 में डेनिस रिची ने इसे क्रिएट किया था। ओके, इसी लैंग्वेज के बारे में हम आज जानेंगे। ओके, सबसे पहली बात, ओके, क्या कहा जाता है कि सी आपका हाई लेवल लैंग्वेज। पहले लैंग्वेज बताए थे दो तरह के, एक होता था लो और एक होता था हाई। लो में भी दो कैटेगरी बताया था मैंने कि क्या, पहला होता है आपका मशीन लैंग्वेज और दूसरा होता था आपका असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो सी को किस कैटेगरी में रखा गया, सी को कहा गया इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज बट having some property of low level, of low level language। तो क्या कहा गया सी को कि सी बेसिकली आपका है तो हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो लो लेवल लैंग्वेज के भी अंदर है। ओके, इसीलिए कभी कभी सी को कहा जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। कुछ बुक्स में लिखा है कि सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, लेकिन मिडिल लेवल लैंग्वेज नाम का कोई लैंग्वेज नहीं था। लैंग्वेज मेनली दो ही तरह के होते हैं, पहला आपका हाई और दूसरा लो। ओके, तो ऐसे कहिए कि सी आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर सम प्रॉपर्टी होती है लो लेवल लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया सी। अब हम इस सी के प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ते हैं, जो मेन फोकस है इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है। सी प्रोग्रामिंग, सी से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। ओके, एक एक करके कॉन्सेप्ट को जानना है, कई सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस किया जाएगा, एक एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल लिया जाएगा, सबका मतलब समझा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रोग्राम की बात करते हैं। ओके, डॉक्यूमेंटेशन याद होगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था। क्या कहा था कि हाँ, सबसे पहले आप कमेंट लिखते हैं। कमेंट में मैंने दो तरीके बताया था, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अगर डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज नोन एज सिंगल लाइन कमेंट। यहाँ पे मैं कमेंट लिख दे रहा हूँ, कमेंट लिखा जाएगा। देन आपको बताया गया था कमेंट कभी भी सिस्टम रीड नहीं कर, कंपाइलर के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, केवल ये यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए लिखा जाता है। देन हम लिखते थे अपना हेडर फाइल या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स।
प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। देन अगर आपके प्रोग्राम में कहीं ग्लोबल वेरिएबल आप लेना चाहते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल्स ले लीजिए। देन मेन फंक्शन, और देन आप जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहें, या सबसे पहले करते हैं लोकल वेरिएबल्स, देन स्टेटमेंट्स से बंद। और अगर आपको लगता है कि किसी अदर फंक्शन की जरूरत है तो अदर फंक्शंस भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अब चलिए सबसे पहले मैं पहला प्रोग्राम बताता हूं आपको, हेलो प्रिंट कराना। आप चाहते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे सबसे पहले क्या चाहता हूं कि जब आप प्रोग्राम को रन कराइए तो आपका जो आउटपुट डिस्प्ले हो मॉनिटर पे क्या डिस्प्ले हो जाए, हेलो। तो मैंने ये लिख दिया प्रोग्राम, कमेंट सबसे पहले लिखा प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। अब बात करते हैं स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम कहां से होगा, मेन से। ओके, ये क्या बताएगा, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम मींस कंपाइलर सबसे पहला जो लाइन एग्जीक्यूट करेगा वो याद रखिए सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा, मेन से ही। मेन के पास हमेशा इसकी बॉडी, मेन के पास ये क्या होगी, एक इसकी बॉडी होगी, और इसी बॉडी के इनसाइड आप जो काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है कि मुझे केवल क्या प्रिंट कराना है, हेलो प्रिंट कराना है। ओके, तो प्रिंट कराने के लिए कोई ना कोई आपको ऐसा सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा जो प्रिंट करे। और सी में क्या कहा गया कि जब भी आपको कुछ डिस्प्ले कराना होगा मॉनिटर स्क्रीन पे तो आप प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा जिसका नाम होता है प्रिंटर। प्रिंटर एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो पहले से स्टोर करके रखा गया है। डेलिस रिची इन्होंने एक फंक्शन बना रखा था जिसका नाम उन्होंने दिया प्रिंटर। ये क्या कहता है कि आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं मेरे ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर उसे एज इट इज लिख दीजिए जैसा आप प्रिंट कराना चाहते हैं। आपको हेलो प्रिंट कराना है, आप डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दीजिए, हेलो, और लास्ट में आप क्या लगाइएगा, सेमीकोलन। सेमीकोलन जरूर लगाइएगा क्योंकि एंड ऑफ द स्टेटमेंट है। मेरा काम हो गया, सिंपल एक बेसिक प्रोग्राम था, सबसे छोटा प्रोग्राम। इसने क्या कहा कि स्टार्ट करिए, स्टार्ट करने के बाद बॉडी के इनसाइड जाइए और जो प्रिंट कराना उसको प्रिंटर के अंदर लिख दीजिए। ओके, याद रखिएगा डबल कोट्स के अंदर लिखिएगा, ये एज अ स्ट्रिंग है, पूरे स्ट्रिंग कोड या पूरे वर्ड कोड एज इट इज कहां डिस्प्ले करेगा, मॉनिटर। ओके, लेकिन पहली बात सी जो होता है आपका केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर जो पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं या कीवर्ड्स हैं जो पहले से डेलिसिटी बनाए हैं, अगर उन्होंने स्मॉल बनाया है, ठीक है, तो आपको स्मॉल ही यूज करना है। अगर आप उन्होंने कैपिटल बनाया है उसे तो कैपिटल यूज करना है। मींस अगर स्मॉल में लिखा जाना चाहिए, सारे लेटर स्मॉल में होने चाहिए तो स्मॉल में ही आपको लिखना होगा। अगर आपने गलती से पहला अक्षर कैपिटल लिख दिया तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा कि प्रिंटफ आपने डिफाइन नहीं किया है। तो सबसे मेन चीज याद रखिएगा कि ये केस सेंसिटिव है और मैक्सिमम फंक्शंस आपके स्मॉल ही होते हैं, कीवर्ड्स स्मॉल होते हैं, सारे के सारे मैक्सिमम स्मॉल होते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो कैपिटल होते हैं, जो मैक्रोज बने हैं प्री डिफाइंड, या जो कुछ शब्द बने हैं जिनमें वही कैपिटल होते हैं, बाकी मैक्सिमम चीजें स्मॉल होती है। तो मैक्सिमम स्मॉल ही है। प्रिंटर, स्कैनर, जितने लाइब्रेरी फंक्शन है मैक्सिमम आपके स्मॉल है, तो सारी चीजें स्मॉल होंगी। हाँ, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप स्मॉल लिखना चाहे स्मॉल लिखिए, चाहे कैपिटल लिखना चाहे कैपिटल। अगर आपने स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही दिखेगा, कैपिटल लिखा है तो आपको कैपिटल ही दिखेगा। ओके, तो ये है स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम।
बॉडी के इनसाइड जाएगा, यहाँ सेमीकोलन मत लगाइएगा, अगर आपने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया तो ये बॉडी के इनसाइड नहीं जाएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि मेन के बाद सेमीकोलन मत लगाइए। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था क्या कि जहां ये पैरेंथेसिस या इस कर्ली ब्रैकेट कह सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट आपको ओपनिंग दिखता है, उसके ऊपर वाले कभी भी लाइन पे सेमीकोलन मत लगाइएगा। ओके, तो ये चीज है। हाँ, अब एक चीज और, ये प्रिंटर प्री डिफाइंड फंक्शन है, मींस पहले से बना बनाया फंक्शन है। अगर पहले से बना हुआ फंक्शन है तो 100% सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, और स्टोर है तो 100% उसका लोकेशन आपको बताना पड़ेगा। तो जितने लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं सबका लोकेशन या सिंपली लोकेशन से अच्छा है मैं कह सकता हूँ प्रोटोटाइप। तो जितने लाइब्रेरी फंक्शन है उन लाइब्रेरी फंक्शन का प्रोटोटाइप 100% कहीं ना कहीं डिफाइंड होता है, और वो किसके अंदर डिफाइंड होता है? हेडर फाइल्स के अंदर, हेडर फाइल। और प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए जो हेडर फाइल होता है उसका नाम होता है studio.h। फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। चलिए मैं यहाँ पे दिख दे रहा हूँ। studio.h फुल फॉर्म क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। डॉट एच फॉर हेडर फाइल, S for std for standard, I for input and O for output, and dot h shows it is a header file. ओके, अब इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से। सपोज आपने बुक देखा होगा, ओके, एक आपके पास बुक है, ठीक है। बुक अगर में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना है और सपोज आगे इंडेक्स ना लगा, बुक का इंडेक्स ना लगाओ, तो आप कैसे सर्च करेंगे? एक एक करके पेज पे आपको एक एक करके सर्च करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। ओके, इसीलिए क्या कहा जाता है, जब भी आपके पास कोई बुक होता है उस बुक के साथ आपको क्या दिया जाता है? इंडेक्स भी दिया जाता है। सपोज ये बुक है, इसी बुक में मुझे एक टॉपिक सर्च करना है, तो मैं डायरेक्ट बुक को न देख के सबसे पहले क्या सर्च करता हूँ? इंडेक्स। अब उस इंडेक्स में क्या लिखा होता है? टॉपिक का नाम। सपोज मुझे सर्च करना है फॉर, ओके, फॉर टॉपिक का नाम, ठीक है, और सामने क्या लिखा होता है? उसका पेज नंबर, ओके, 144। आप क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि मुझे किस पेज पे जाना है, 144। बुक में जाते हैं, 144 पेज खुलते हैं, और फॉर के बाद बारे में जितना लिखा रहता है सब चीज आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे समझिए, हेडर फाइल और फंक्शन में संबंध क्या है? सेम ऐसे ही है। आपके पास भी दो चीजें हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि कई सारे फंक्शंस हैं, और उन फंक्शंस के लिए आपने एक किताब रखी है जिसे कहा जाता है लाइब्रेरी। इसे क्या कहा गया? लाइब्रेरी फाइल। ओके, इसी के अंदर प्रिंटफ के बारे में भी लिखा है, स्कैनफ के बारे में भी लिखा है, और बहुत सारे फंक्शन हैं, गेट कैर, पुट कैर, एफ प्लस, गेट एस, पुट एस, एफ गेट्स सी, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। अब अगर मैंने कहा प्रिंटफ को सर्च कीजिए, तो आप इस पूरे बुक को सर्च करना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके पेज देखेंगे, जब तक प्रिंटफ ना मिले टाइम वेस्ट होगा। टाइम को बचाने के लिए क्या कहा कि आप जैसे इसमें इंडेक्स बना रहे थे, सेम वैसे इसमें भी क्यों ना इंडेक्स बना दिया जाए, और इसी इंडेक्स को क्या कहा गया? हेडर फाइल। क्या कहा गया? हेडर फाइल। अगर आपको प्रिंटफ को सर्च करना है तो आप डायरेक्ट बुक के पास मत जाइए, लाइब्रेरी फाइल के पास मत जाइए, आप इसके पास जाएंगे, इस हेडर के फाइल के पास, प्रिंटफ, इसका प्रोटोटाइप यहाँ पे डिफाइन है, सीधा लाइब्रेरी के पास जाएगा, समझ जाएगा कि प्रिंटफ ये है, उस पूरे कोड को यहाँ पे लाके लिंक कर देगा आपके प्रोग्राम से,
ओके। अगर इसका ऑब्जेक्ट कोड आपके तैयार है तो उस ऑब्जेक्ट कोड को इस ऑब्जेक्ट कोड से लाके लिंक कर देगा, समझ जाएगा कि हाँ प्रिंटफ ये काम करेगा। क्या करेगा, डबल कोट्स के अंदर आपने जो चीजें लिखा है उसे एज इट इज मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा। ओके, तो ये है आपका फिगर कि लाइब्रेरी फाइल, जैसे मैंने बताया कि हाँ ये बुक है, बुक में टॉपिक सर्च करने में ज्यादा आपको समय लगेगा, इसीलिए उसका इंडेक्स बना हुआ है। आप इंडेक्स के हेल्प से क्या करते हैं, टॉपिक का नाम, पेज नंबर, उस पेज पे डायरेक्ट स्विच करते हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि प्रिंटर ये क्या करेगा। सेम वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में भी दो कॉन्सेप्ट है, एक लाइब्रेरी फाइल और एक हेडर फाइल है। लाइब्रेरी फाइल मतलब सबका डिटेल, लेकिन डायरेक्ट डिटेल के पास में जाके आप इंडेक्स से पा जाएंगे। इस हेडर फाइल वहां से प्रोटोटाइप आपको मिल गया, अब इस लाइब्रेरी फाइल में आसानी से उस प्रिंटर को सर्च किया जा सकता है। तो मेन क्या बताया, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ओके, देन ये आपका प्रिंटर डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा है हेलो, ठीक है, ये एज इट इज मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। ओके, तो आप इसे कंपाइल करिए, रन करिए, ओके, लेकिन याद रखिए आपको प्रिंटर को सर्च कराना है, इसीलिए इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो लिखिए हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट मीन्स मुझे इस प्रिंटर को सर्च करने के लिए या इसका प्रोटोटाइप डिफाइन करने के लिए जिस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, उसका नाम है स्टूडियो डॉट एच मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच मीन्स हेडर फाइल। तो चलिए एक बार इस प्रोग्राम को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कमेंट लिख रहा हूं, अब मैं कुछ और प्रिंट करा दे रहा हूं। मैंने कहा प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, ये कमेंट है, कंपाइलर इसे नहीं पढ़ेगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, नेम, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, देन प्रिंटफ। अब डबल कोट्स के अंदर अपना नाम लिखिए, मैं अपना नाम लिख रहा हूं, विवेक स्पेस कुमार स्पेस तीसरा डबल कोट्स बंद किया। अब देखिए ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका प्रोटोटाइप आपको मतलब इसे सर्च करना पड़ेगा, ऐसे समझिए। इसका मतलब इसका प्रोटोटाइप ढूंढिए और ढूंढने के लिए इसका प्रोटोटाइप किसके अंदर है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट। अब थोड़ा सा जो जर्नल हमने सिंटैक्स देखा था उससे मैच कराते हैं। पहला क्या था, कमेंट था, देखिए हमने कमेंट लिखा है, ओके। देन क्या था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जनरल जो स्ट्रक्चर लिखा था सी का, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और मैंने बताया था ये इसकी पहचान क्या होती है, ये हैश से स्टार्ट होता है। तो ये है मेरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इस प्रोग्राम में मेरा कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, ओके। तो ग्लोबल वेरिएबल जरूरी नहीं है कि हर बार रहे ही, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये अवेलेबल नहीं है मेरे प्रोग्राम में। एक मेन है हमारे पास, ओके। उसके बाद मैंने बताया था लोकल वेरिएबल। हाँ, लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल की जब तब जरूरत पड़ती है जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, केवल अपना नाम प्रिंट करा है, तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसीलिए वेरिएबल्स की जरूरत है ही नहीं, लोकल वेरिएबल भी नहीं है। अब स्टेटमेंट्स लिखा था, इसमें एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, देखिए खुद से, प्रिंटफ, यही आपका हो गया स्टेटमेंट। ये इसे बंद किया था और बताया था अगर अदर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, इसमें मेरा अदर फंक्शन नहीं है। तो ये एक जनरल पूरा फॉर्मेट है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको यही फॉर्मेट इसमें दिखे, कुछ चीजें मिसिंग भी हो सकती हैं, जैसे अदर फंक्शन नहीं है मेरे पास, यहाँ पे केवल मेन फंक्शन है, कोई वेरिएबल नहीं है, ना लोकल ना ग्लोबल, मुझे किसी वेरिएबल पे काम भी नहीं करना था, मुझे केवल अपना नाम प्रिंट करना था, ओके। अब इस प्रिंटफ के साथ थोड़ा सा अच्छी बात क्या है कि डबल कोट्स के अंदर आप जैसे लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। अगर आपने स्मॉल में लिखा है स्मॉल में, अगर आपने कैपिटल लिखा है तो एज इट इज कैपिटल लिखेगा। तो कुछ
लेकिन प्रिंटफ और मेल को आप कैपिटल मत लिखिएगा क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, ये स्मॉल ही हो सकता है। और मैंने पहले ही बताया कि सी मेरा क्या होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो चीज स्मॉल बनी है उसको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा आपको, और जो चीज कैपिटल है उसे कैपिटल में ही लिखना होगा। ओके, अब अगर इस प्रिंटर के साथ डिजाइनिंग करना चाहें तो आप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। डिजाइनिंग का मतलब कुछ बैक स्लैश कैरेक्टर होते हैं, उन कैरेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, प्रिंटफ, चलिए मैं रन करा के दिखाता हूँ। जब आप रन कराएंगे तो कुछ ब्लैक कंसोल खुलेगा। ओके, इस पे एज इट इज लिखा होगा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है वही एज इट इज यहाँ पे लिख जाएगा, विवेक कुमार मिश्रा। ओके, अब आप क्या चाहते हैं, लिखने के बाद कर्सर आपका यहीं पे ब्लिंक कर रहा होगा। कर्सर मींस पॉइंटर, लिखने के बाद जो ब्लिंक कर रहा होगा कर्सर या पॉइंटर वो यहीं पे कर रहा होगा, मींस आगे वाला लिखना जब शुरू करेंगे तो यहीं से स्टार्ट होगा। ओके, लेकिन मैं आउटपुट कुछ इस तरह से चाहता हूँ कि पहले विवेक आए, ओके, जो कुमार है जस्ट इसके बगल में ना आके नीचे है कुमार, ओके, एंड देन मिश्रा। ओके, मैंने क्या कहा कि अगर मैं चाहता हूँ आउटपुट कुछ ऐसे आए कि पहले विवेक आए फिर कुमार आए फिर मिश्रा आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिंटफ को 3 बार लिख लीजिएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ पहले विवेक लिख लिया फिर कुमार लिख दूं और फिर एक बार और प्रिंटफ में मिश्रा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। अगर ऐसे लिखेंगे तब भी आउटपुट देखिए कैसे आएगा। ओके, अगर आप इसे रन कराते हैं तो सबसे पहले विवेक लिखा होगा, विवेक लिखने के बाद अपने आप कर्सर नीचे नहीं जाता है, जहां खत्म होता है वहीं पे कर्सर ब्लिंक होता रहेगा। जैसे के जस्ट बाद से ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो जब अगला प्रिंटफ करेगा तो कुमार भी जस्ट इसके आगे से ही शुरू करेगा। इस केस में तो स्पेस भी आपको नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि के बाद वो ब्लिंक कर रहा था और वहीं से लिखना शुरू कर देगा, इसीलिए जस्ट उसके बाद कुमार आएगा। अब कर्सर आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये नहीं कि ये प्रिंटफ आपने नीचे लिखा तो कर्सर भी आपका नीचे आ जाएगा। ओके, अब मिश्रा जो होगा जस्ट इसके बगल में आपको ये वाला आउटपुट नहीं, आपको ये आउटपुट चाहिए। तो कैसे किया जाए? तो इस केस में आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा और जिसे क्या कहा जाता है, बैक स्लैश कैरेक्टर। बैक स्लैश कैरेक्टर, और सिर्फ मैं एक के बारे में अभी बता रहा हूं, दैट इज स्लैश एंड। ओके, ये है बैक स्लैश एंड, इसे क्या कहा जाता है, न्यू लाइन। इसे क्या कहा जाता है, न्यू लाइन। अब मैं क्या चाहता हूं वो, ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, चलिए इसी में मैं चेंज करता हूं, विवेक कर्सर कहाँ होगा, जस्ट के बाद, आप वहां से मत लिखिए, पहले के बाद जो कर्सर यहाँ पे उसको कहाँ भेज दीजिए, न्यू लाइन में, तो यहाँ क्या लगा दीजिए, स्लैश। ओके, तो विवेक प्रिंट करने के बाद ये क्या कर रहा है, न्यू लाइन, मतलब कर्सर जो यहाँ पे था वो कहाँ चला गया, न्यू लाइन में। बेस जो कर्सर यहाँ दिख रहा था वो नीचे आ जाएगा। अब नीचे प्रिंट करेगा कुमार। ओके, कुमार प्रिंट करने के बाद अभी भी कर्सर कहाँ होगा, जस्ट इसके आर के बाद में। आप क्या करते हैं, दूसरा नीचे, ठीक है, तो क्या करिए, इस पे पास भी क्या लगा दीजिए, स्लैश एन, ताकि ये नीचे आ जाए। आर के बाद मैंने क्या लगा दिया, स्लैश एन, नीचे आ गया। अब मैंने क्या लिख दिया, प्रिंटफ मिश्रा। अब जो आंसर आएगा वो ये आएगा, विवेक न्यू लाइन, कुमार न्यू लाइन, मिश्रा। ओके, इसे पढ़ भी सकते हैं आप, विवेक न्यू लाइन मींस नीचे आ गया, कुमार न्यू लाइन नीचे आ गया, देन मिश्रा। और आप 3 बार लिखने से अच्छा है आप एक बार में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, विवेक प्रिंटफ विवेक। ओके, क्या चाहते हैं विवेक के बाद, न्यू लाइन स्लैश, ओके, देन कुमार
कुमार के बाद देन अगेन न्यू लाइन देन दूसरा। तो जरूरी नहीं है कि आप तीनों को अलग लिखिए, आप चाहे तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं। आपको जहां से न्यू लाइन चाहिए होगा उस वर्ड के बीच में स्लैश लगाइए, तुरंत वहां से वो नीचे भेजेगा। तो विवेक न्यू लाइन नीचे गया, कुमार फिर से न्यू लाइन फिर नीचे गया दूसरा। ओके, तो ये है ठीक है प्रिंटफ के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग प्रोग्राम में बढ़ेंगे तो रीड करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।